Welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Myself Pankaj Jha, BTech in Electronics and Instrumentation from Shastra University and HOD of Physics in Pathshala, IIT JEE and Medical near Chhata Chowk. हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लाइट को हम लोग इन अदर वर्ड्स ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसका डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फिनोमेना ऑफ लाइट। तो एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग लाइट के डिफरेंट फिनोमेना को स्टडी करते हैं। और लाइट का क्या डेफिनेशन है? तो लाइट का डेफिनेशन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, एक ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन है? तो ऐसा ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है, उसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे यूनिवर्स में सन है, स्टार्स है, घर में हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इन सभी ऑब्जेक्ट्स के पास अपना खुद का लाइट होता है। दूसरा है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसका डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट themselves but only reflect the light which falls on them is called non-luminous object। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, बट कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से जब लाइट उसके ऊपर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट करता है और फिर हम उसे देख पाते हैं, तो उसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में फ्लावर, टेबल, चेयर, सोफा, अलमीरा एटसेट्रा, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं और यही आज हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना भी होता है, उन सभी को किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है फॉर इट्स प्रोपगेशन। उसे अगर प्रोपगेट करना है तो किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। जैसे इस सन से हमारे अर्थ तक जब लाइट आता है, तो वहां पे कोई भी मीडियम का जरूरत हम लोगों को नहीं होता है। सन से लेके अर्थ के बीच में कहीं कोई मीडियम नहीं है, तो लाइट को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करेगा, वो कभी कर्व पाथ पे घूमेगा नहीं, वो कभी कर्व पाथ में मूव नहीं करेगा। और जो लाइट का स्पीड है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट सबसे ज्यादा फास्ट किस मीडियम में चलता है? वैक्यूम में। वैक्यूम और एयर हम लोग सेम लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इफ द मीडियम चेंजेस देन द स्पीड ऑफ लाइट आल्सो चेंजेस। तो अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा। वैक्यूम में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ग्लास हो जाए, वाटर हो जाए, केरोसिन ऑयल हो जाए, तो अगर मीडियम चेंज करता है तो लाइट का स्पीड भी चेंज करता है। नेक्स्ट है, व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। तो जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो स्पीड चेंज करेगा, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ उसका वेवलेंथ भी चेंज होगा, बट उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और फंडामेंटल प्रॉपर्टी कभी भी किसी भी लाइट का चेंज नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब मीडियम चेंज होगा, जैसे ग्लास से अगर वाटर में गया लाइट, तो ग्लास में स्पीड कुछ और होगा, वाटर में स्पीड कुछ और होगा। ग्लास में वेवलेंथ कुछ और होगा, वाटर में वेवलेंथ कुछ और होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ग्लास में भी वही होगा, वाटर में भी वही होगा और एयर में भी वही होगा। सो फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है कि इसके पास दो तरीके का नेचर है, एक वेव नेचर भी है और दूसरा पार्टिकल नेचर भी है। तो लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। नेक्स्ट हम लोग जो अभी डिस्कस किए हैं, नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो इन दोनों ही प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले
ड्यूअल नेचर देख लें, कौन कौन सा नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर में लाइट स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि लाइट कैसा है, वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इट इज अ कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्ड ही डिफाइन करता है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो ये जो रेड कलर वाला जो आपको दिख रहा है ग्राफ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये एरो जो है ये इसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में वेव आगे की तरफ बढ़ेगा। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इसका वेवलेंथ हो गया। नेक्स्ट हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो रेड कलर का आपको लाइन दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इसका एंगल हो गया 90 डिग्री, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सबसे पहले 1637 में डेस्केरेट्स नाम के साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दिया था, और उस थ्योरी का नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंतर्गत ये हम लोग जानते हैं कि लाइट के पास जो है पार्टिकल नेचर है। सबसे पहले पार्टिकल नेचर ही डिफाइन हुआ था लाइट का, और फिर हम लोगों ने उसमें एक्सप्लेन किया था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। फिर इससे कुछ सालों के बाद 1672 में सर आइजैक न्यूटन ने इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी को और भी एलैबोरेट किया और ज़्यादा उसको डिफाइन किया और डिटेल में डिस्कस किया, और कहा कि लाइट पार्टिकल ही है, बहुत छोटा पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल्स है, बट ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में है, और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को यहाँ हम लोग फोटोन्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन्स। तो लाइट जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है जो कि फोटोन्स के नाम से जाना जाता है। ये इसी तरीके से छोटा छोटा जो आपको ये दिख रहा है पैकेट, ये सब पैकेट ऑफ एनर्जी है, और इसी को हम लोग फोटोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, जब ये पैकेट ऑफ एनर्जी है फोटोन्स, तो हर एक फोटोन का अपना कुछ एनर्जी होगा। तो इसका वैल्यू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये वी नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे, ये न्यू है, इसे न्यू पढ़ते हैं। और ये न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है लाइट का, और एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, और न्यू हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग एनर्जी होगा। तो अगर किसी का फ्रीक्वेंसी हाई है तो उस लाइट वेव का एनर्जी भी हाई होगा। नेक्स्ट है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने पार्टिकल नेचर में पढ़ा था कि पार्टिकल नेचर होने के कारण लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक कैंडल है, और ये कैंडल में ये फ्लेम है, फ्लेम होने के कारण यहाँ से लाइट आएगा। तो ये फ्लेम किसी आदमी को तभी दिख पाएगा जब ये पाइप हमारा जो है वो स्ट्रेट पाइप होगा। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता है। तो लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो ये आदमी जो है वो इस फ्लेम को देख पाएगा। अगर ये पाइप हमारा जो है ये अगर कर्व हो गया, तो आप देखिए यहाँ पे लाइट यहाँ से आता तो स्ट्रेट पाथ में आएगा। अब ये ऊपर ये घूम नहीं सकता है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। ये आदमी इस फ्लेम को इस कंडीशन में देख नहीं पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल था समझने के लिए कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे कुछ नोट है, उस नोट को समझना जरूरी है। वो ये है कि whenever light travels from one medium to another medium, some of the part is absorbed। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है तो उसमें से कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब हो जाता है लाइट का, जिस कारण से कि उस सतह पे कुछ गर्मी आ जाती है। जैसे कि अगर हम पानी को छत पे रख दें तो
सन से उस पानी में लाइट एंटर करेगा, तो लाइट एंटर करने के कारण कुछ पार्ट लाइट का उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लाइट जब एब्जॉर्ब होगा तो वो पानी गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब। कोई भी चीज़, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आप एक प्लेट रख दीजिए तो प्लेट भी गर्म हो जाएगा। हम जब कभी भी बाहर निकलते हैं तो कोई भी चीज़ पे जब सनलाइट पड़ेगा तो वो गर्म होगा। तो गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। नेक्स्ट क्या है, एंड सम ऑफ द पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन के कारण हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड टू द नेक्स्ट मीडियम, और जो बचा हुआ है वो अगले मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी ग्लास में पानी को रख दें और उस ग्लास में ऊपर से देखें तो ग्लास का सतह भी दिखता है। तो ग्लास का सतह इसलिए दिखा क्योंकि लाइट उस पानी के अंदर ट्रैवल किया। तो वो जो प्रोसेस है उसे हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो 3 फेनोमेना हमेशा ही होता है, और वो फेनोमेना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो रिफ्लेक्शन जब किसी सतह से टकरा के वापस आता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन जब किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है लाइट और उस मीडियम में जाके मूव करने लगता है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन जब वो सतह, जब वो ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे सोख लेता है, उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के कारण जनरली जो सरफेस है वो हीटअप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से 3 फेनोमेना हो गया लाइट का जो हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लाइट का डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होता है। तो उस स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो उस स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये न्यू है और ये लैम्डा है। न्यू फ्रीक्वेंसी कहलाता है और लैम्डा हमारा वेवलेंथ कहलाता है। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड का फॉर्मूला होता है न्यू इंटू लैम्डा। नेक्स्ट इसमें ये ध्यान रखना है कि जो वैक्यूम है या फिर एयर, उसमें लाइट का स्पीड मैक्सिमम होगा और उस मीडियम में लाइट की स्पीड को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है न्यू नॉट इंटू लैम्डा नॉट। न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, लैम्डा नॉट वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो कभी भी अगर मीडियम चेंज होगा, एयर से ग्लास में जाता है, तो एयर में जो फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी मेरा ग्लास में भी होगा, बट स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों चीज चेंज होगा। स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगा बट फ्रीक्वेंसी वही का वही रहेगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, विद द चेंज इन मीडियम स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, हाउएवर द फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। याद रखना हमेशा, फ्रीक्वेंसी वो पैरामीटर है जो कभी भी चेंज नहीं होता है लाइट का, बट स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों पैरामीटर चेंज होता है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, ये वाटर है, तो वाटर में जो पर सेकेंड इसका स्पीड है वो दिया हुआ है 1,40,000 माइल्स पर सेकेंड। ग्लास में 1,24,000 माइल्स पर सेकेंड। डायमंड में 77,500 माइल्स और एयर में या वैक्यूम में 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। तो ये डिफरेंट मीडियम में, इस एयर में कुछ और स्पीड है, वाटर में कुछ और स्पीड है, ग्लास में कुछ और स्पीड है और डायमंड में कुछ और स्पीड है। तो इस तरीके से जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट का स्पीड भी चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे।